नवरात्रि का पहला दिन था। देवकी अपने पति के साथ देवी माँ के मंदिर जाकर माता के दर्शन कर रही थी। हे माता रानी, मुझे किसी धन दौलत, किसी शोहरत का कोई लालच नहीं है। बस तू मेरी गोद भर दे, मुझे अपने आशीर्वाद में एक नन्ही सी संतान दे दे। देवकी और मनोज की शादी को 6 साल बीत चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने बहुत बार डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, लेकिन हर बार उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती। इसीलिए वो दोनों माता रानी से हमेशा यही प्रार्थना करते कि भगवान उनकी झोली में एक प्यारी सी संतान दे दे। वो दोनों हाथ जोड़ प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी उन्हें लोगों के शोर की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? लोग इस तरह शोर क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, न जाने कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। आज नवरात्रि का पहला दिन है और कोई बच्ची के पैदा होते ही इसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गया। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। यहाँ हम दोनों इतने सालों से एक औलाद के लिए तरस रहे हैं कि भगवान हमें एक औलाद का सुख दे दे। और जिन लोगों को भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है, वो उस आशीर्वाद का इस तरह अपमान कर रहे हैं। अपनी बच्ची को इस तरह मंदिर के पास छोड़ने से पहले उन लोगों की आत्मा नहीं कांपी? उन्होंने क्या ये भी नहीं सोचा कि उनकी बच्ची को कौन पालेगा? पंडित जी की बात सुनकर मनोज के मन में एक विचार आता है और वो पंडित जी से कहता है, पंडित जी, इस बच्ची का अब क्या होगा? कौन इसका पालन पोषण करेगा? बेटा, इसके माँ बाप ने तो इसे छोड़ दिया, अब इसे अनाथ आश्रम भेज देंगे, वहां पर ही अब इसका पालन पोषण होगा। पंडित जी, मैं नहीं चाहता कि इस मासूम बच्ची को अपना पूरा बचपन एक अनाथ आश्रम में गुजारना पड़े। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है, तो क्या हम इस बच्ची को गोद ले सकते हैं? हो सकता है कि माता रानी की भी यही मर्जी हो। मनोज की बात सुनकर देवकी भी बहुत खुश होती है और वो उस नन्ही सी बच्ची को लेकर अपने घर आ जाते हैं। वो उस बच्ची को बिल्कुल अपने सगे बच्चे की तरह प्यार करते हैं और बड़े ही प्यार से उसका नाम रोशनी रखते हैं। समय बीतता है, धीरे धीरे वो बच्ची 5 साल की हो जाती है। पापा, आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आओगे। कहाँ है मेरी गुड़िया? मैं आज शहर जाऊंगा तो तेरे लिए गुड़िया ले आऊंगा मेरी बच्ची। जा जल्दी से मेरे लिए खाने का डब्बा ले आ, फिर मुझे शहर के लिए निकलना है। ठीक है पापा, मैं अभी लेकर आती हूँ। रोशनी अपनी माँ के पास जाकर अपने पिताजी के लिए खाने का डब्बा लेकर आती है। मनोज खाने के डब्बे को लेकर शहर के लिए निकल जाता है कि तभी एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद देवकी और रोशनी दोनों बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। रोशनी की सारी जिम्मेदारी अब देवकी पर आ जाती है। माँ, मुझे पापा की बहुत याद आती है। वो हम दोनों को छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा कहते हुए रोशनी सिसकियां भरते हुए रोने लगती है। तभी देवकी उसे चुप कराते हुए अपने सीने से लगा लेती है और उसे प्यार से समझाती है। कुछ समय बाद देवकी एक सरकारी स्कूल में रोशनी का दाखिला करवाती है और घर का खर्चा चलाने के लिए एक ढाबे वाले के यहाँ काम पर लग जाती है। माँ देखो, आज मुझे क्लास में फर्स्ट प्राइज मिला। मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह मेरी गुड़िया, मैं चाहती हूँ कि तुम इसी तरह खूब पढ़ लिख कर खूब कामयाब बनो, खूब तरक्की करो। तुम अपनी माँ की तरह गरीब नहीं, बल्कि पढ़ लिख कर एक बहुत अमीर और कामयाब इंसान बनो। माँ, तुम जो मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात इतनी मेहनत करती हो, देखना एक दिन मैं बहुत सारा पैसा कमा कर तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। फिर तुम्हें इस तरह ढाबे वाले अंकल के यहाँ इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ मेरी बच्ची, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। चल अब तू खाना खा ले। मैंने आज तेरे लिए आलू मटर डालकर चावल का पुलाव बनाया है। अरे वाह माँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। रोशनी बहुत खुश होकर आलू मटर वाले पुलाव को खाती है और सो जाती है। यूं ही समय बीतता है और रोशनी अपनी 12वीं की परीक्षा भी अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। माँ, मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा तो अच्छे नंबरों से पास कर ली, लेकिन अब मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तो पढ़ने के लिए भला तुझे किसने मना किया है? तू जितनी मर्जी पढ़ना चाहती है उतनी पढ़ाई कर। माँ, मैं जानती हूँ
तुम चाहती हो कि मैं आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन आगे की पढ़ाई बहुत महंगी है। तुम कैसे मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाओगी? अरे मेरी बच्ची, उस सब की चिंता तू मत कर। तू बस मुझे ये बता कि तुझे पढ़ने के लिए कितने पैसे चाहिए। जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तुझे पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बता, तुझे क्या पढ़ाई करनी है? माँ, मैं शहर जाकर MBA करना चाहती हूँ। उसमें लगभग 5 लाख का खर्चा आएगा। देवकी एक बड़ी ही गरीब औरत थी, इसीलिए उसके लिए 5 लाख जैसी बड़ी रकम एक साथ इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वो अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई भी अड़चन नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने गहनों को बेच दिया। लेकिन जब उन पैसों से भी काम नहीं बना, तो देवकी ने अपना घर भी जमींदार जी के पास गिरवी रख दिया और अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम किया। माँ, तुमने मेरी पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए, यहाँ तक कि तुमने हमारे घर को भी गिरवी रख दिया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी होते ही तुम्हें ये घर और तुम्हारे गहने वापस दिलाऊंगी। मैं शहर जाकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई छोटा मोटा काम भी करूंगी, जिससे हर महीने कर्जे की किश्त चुकाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अपनी MBA की पढ़ाई करने के लिए रोशनी शहर चली जाती है, जहाँ पर उसके बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं। यार रोशनी, तुम सच में बहुत बोरिंग हो यार। या तो तुम हर समय पढ़ती रहती हो या फिर काम में लगी रहती हो। लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो यार। ये टाइम दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आने वाला, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पढ़ाने के लिए बहुत कुछ खोया है, इसीलिए मैं इस तरह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे अपना ध्यान बस अपनी पढ़ाई पर रखना है। शुरू में तो रोशनी अपनी पढ़ाई और काम को लेकर बहुत सीरियस थी। उसने कुछ महीने पार्ट टाइम काम करके अपनी माँ के पास पैसे भी भेजे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसे भी शहर की हवा लगने लगी और वो अपने काम और पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगी। अब तो उसने अपनी माँ के पास हर महीने पैसे भेजने भी बंद कर दिए और फोन करके अपनी माँ का हालचाल लेना भी बंद कर दिया। बहुत दिन हो गए, रोशनी का फोन नहीं आया। आज मैं ही उसके पास फोन करके उससे बात कर लेती हूँ। 2 महीने से जमींदार साहब के पैसे भी पूरे नहीं दिए। लगता है रोशनी पैसे भेजना भूल गई। मैं उसे फोन करके याद दिला देती हूँ। देवकी रोशनी के पास फोन करती है। रोशनी फोन उठाती है। क्या हुआ माँ, तुमने मेरे पास फोन क्यों किया? बेटा, 2 महीने से तुझसे बात नहीं हुई। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा। वो मैं कह रही थी कि 2 महीने से जमींदार साहब के किश्त के पूरे पैसे नहीं चुका पाई हूँ। तू थोड़े पैसे भेज देती तो मैं जमींदार साहब को किश्त के पैसे दे देती। माँ, मुझे समझ नहीं आता, तुम वहाँ अकेली रहती हो ना ही तुम्हारा कोई ज्यादा खर्चा है। ढाबे वाला तुम्हें ठीक ठाक पैसे भी दे देता है, उसके बाद भी तुम हर महीने किश्त के पैसे मुझसे मांगती हो। यहाँ पर पहले ही मेरा इतना खर्चा है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे अब क्लास के लिए जाना है, मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर रोशनी फोन रख देती है। देवकी को उसकी ऐसी बातों से बहुत ठेस पहुंचती है। कुछ समय बाद रोशनी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाती है। लेकिन नौकरी लगने के बाद जब उसके हाथ में पैसा आता है तो वो अपनी माँ को भूल ही जाती है। देवकी ने जो बचपन से उसके लिए इतना सब किया, वो कुछ भी याद नहीं रखती। देवकी बेचारी अकेली ढाबे से कमाए हुए पैसों से जमींदार जी की किश्त नहीं चुका पाती, जिस वजह से जमींदार उसे उसके घर से निकाल देता है और देवकी को एक किराए की छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। देवकी की ऐसी हालत देखकर उसके पड़ोसी उसकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं, लेकिन इतने समय में रोशनी एक बार भी देवकी के पास फोन करके उसका हाल चाल नहीं पूछती। रोशनी, जब तुम यहाँ पर नई नई आई थी तो अपनी माँ के बारे में बहुत बातें करती थी, लेकिन अब तो तुम कभी उनके पास एक फोन तक नहीं करती। अरे यार, मैं उनके पास जब भी फोन करती हूँ वो बस हर समय मेरे सामने पैसों का रोना रोना शुरू कर देती हैं। अब मैं शहर में रहकर अपना खर्चा उठाऊं या उन्हें पैसे भेजूं? रोशनी के पास पैसे आते ही उसे खुद पर बहुत घमंड हो जाता है कि तभी थोड़े समय बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी तकलीफ के समय उसका कोई भी दोस्त उसका ख्याल नहीं रखता। तब उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो अपनी माँ के पास फोन करती है तो उसका फोन बंद आता है, इसीलिए वो टैक्सी करके अपनी माँ के घर जाती है
लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। तब वो पड़ोस में रहने वाली शारदा काकी से अपनी माँ के बारे में पूछती है। शारदा काकी, माँ कहीं बाहर गई है क्या? मैं कल से उनके पास फोन भी कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा कि कुछ दिन माँ को अपने पास बुला लूं, लेकिन उनका फोन बंद था, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वाह बिटिया रानी, जब खुद की तबीयत खराब हुई तो अपनी सेवा करवाने माँ के पास चली आई। पिछले 2 साल में तेरी माँ से उसका घर छिन गया। कितनी बार उसने तेरे पास फोन किए, तब तो तूने उससे बात तक नहीं की। तुझे तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। तू उसकी सगी औलाद नहीं है, उसके बाद भी उसने तेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तूने तो इसकी भी कदर नहीं की। क्या मतलब? मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ? ये आप क्या कह रही हैं? इसके बाद शारदा काकी रोशनी को सारी सच्चाई बताती हैं, जिसे सुनने के बाद रोशनी को खुद पर बहुत शर्म आती है। उसे अपनी करनी पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। वो दौड़ती हुई देवकी के पास जाती है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो माँ, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, और मैं अपने हाथ में पैसा आते ही तुम्हें भूल गई। मैं तो तुम्हारी सगी औलाद भी नहीं थी। एक मंदिर के बाहर छोड़ी हुई बच्ची के लिए तुमने इतना सब किया, और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। ये कहते हुए रोशनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी देवकी उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती है। वो बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देती है। उसके बाद रोशनी देवकी को लेकर शहर चली जाती है और वहीं पर उसका ध्यान रखती है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद रोशनी फिर कभी ऐसा नहीं करती। वो देवकी के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। प्रमोद एक गरीब मजदूर था और अपने परिवार का गुजारा वो उसी छोटे से काम से कर रहा था। प्रमोद की पत्नी और उसके बच्चे जो कुछ भी घर में था उसी से ही खुश रहते थे। प्रमोद की बड़ी बेटी अदिति 11वीं कक्षा की छात्र थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, और उसकी छोटी बहन नंदिनी भी 9वीं क्लास में पढ़ती थी, और उनकी माँ एक घरेलू औरत थी। माँ, कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह तुम डोसा मत बनाया करो, उस दिन मैं भूखी रह जाती हूँ। मेरी क्लास के सब दोस्त मेरा डोसा खा जाते हैं। माँ, ऐसा करो, आज दीदी को लंच ही मत दो। तू अपने दोस्तों को मना क्यों नहीं करती? भला ये क्या बात हुई कि किसी का भी टिफिन खोलकर खा लो? माँ, किसी का भी नहीं, वो सिर्फ आपकी बेटी का टिफिन खोलकर खाते हैं, क्योंकि आपकी बेटी की माँ बहुत ही टेस्टी डोसा सांभर बनाती है। किसी दिन सबको घर पर बुलाकर ही डोसा खिला दो। नहीं, फिर भी मेरा लंच इसी तरह ही खा जाया करेंगे, मुझे नहीं बुलाना किसी को घर पर। दोनों बहनें स्कूल के लिए निकल जाती हैं, और स्कूल में जैसे ही लंच टाइम होता है और सबको पता चल जाता है कि अदिति डोसा लेकर आई है, सारे उसके पास आकर बैठ जाते हैं। लगता है किसी दिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मम्मी से डोसा बनाना सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो, डोसा हम लोगों के घर में भी बनता है, लेकिन जो स्वाद अदिति के घर के डोसे का है वैसा किसी के घर भी डोसे में नहीं आता। अदिति बेचारी चुपचाप बैठे हुए देख रही थी और सब लोग मजे से उसका लंच खा रहे थे। जिस दिन वो डोसा लेकर आती थी तो 3-4 डोसे लेकर आती थी। स्कूल का समय इसी तरह बीत रहा था कि एक दिन अचानक उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उनके पिताजी प्रमोद बीमार क्या हुए, फिर वो कभी बिस्तर से उठ ही नहीं पाए और उनका देहांत हो गया। घर की हालत बुरी तरह चरमरा गई। अदिति और नंदिनी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, फीस भी कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर की माली हालत ने उन दोनों को परेशान कर दिया और पहली बार अदिति अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर पास नहीं हुई। क्यों रे अदिति, इस बार तेरे नंबर क्यों नहीं आए? क्या तू नहीं जानती बेटा कि तेरे बाबा के गुजर जाने के बाद अब तू ही हमारा सहारा बनेगी? पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो फिर कहीं काम भी नहीं मिलेगा। माँ, जब से बाबा गुजरे हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर में कुछ भी तो सही नहीं हो रहा। बड़ी हो गई हूँ, सब समझती हूँ कि तू किस तरह घर चला रही है। तीनों माँ बेटी उदास होकर बैठ जाती हैं। अगले दिन अदिति और नंदिनी जब स्कूल से आ रही थी तो अदिति देखती है कि रोड पर एक जगह एक आदमी डोसा बनाकर बेच रहा था। वो काफी देर वहीं खड़ी हुई उस आदमी को काम करते हुए देखती रही। क्या हुआ दीदी, घर नहीं जाना है क्या? और उस आदमी को क्यों देख रही हो? नंदिनी, मैं सोच रही हूँ कि हम भी डोसा बेचने लगते हैं। इसके लिए माँ कभी भी राजी नहीं होएगी।
वो तो चाहती हैं कि आप पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करो। हमारी माँ बहुत भोली है नंदिनी, उन्हें नहीं पता कि अभी पढ़ाई करके नौकरी मिलने में कई साल लग जाएंगे। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है कि कहीं नौकरी कर ले। अब हमें ही कुछ सोचना होगा। दोनों बहनें घर आ जाती हैं कि तभी अदिति अपनी माँ से कहती है, माँ आज तू डोसा बनाएगी तो मुझे भी अपने साथ खड़ा कर लेना। मुझे भी आप ही की तरह डोसा बनाना सीखना है। तुझे क्या जरूरत पड़ी है डोसा बनाने की, मैं हूं तो। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। लेकिन जब शाम को अदिति की माँ डोसा बनाती है तो अदिति आज सारा काम खुद करती है। जैसे जैसे माँ बताती है अदिति ठीक वैसे ही डोसा, सांभर और चटनी बनाती है। जब वो खाने के लिए बैठते हैं, वाह दीदी, आपने तो माँ से भी अच्छा डोसा बनाया है। हाँ हाँ नंदिनी, बिल्कुल सही कह रही है अदिति, सच में तुमने बहुत अच्छा डोसा बनाया है। माँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी 12वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊँगी। लेकिन अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो क्या तू मुझे देगी? क्या चाहिए बेटी तुझे? माँ, हम दोनों स्कूल से 2 बजे आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि शाम के समय में डोसा बेचने का काम करूँ, जिससे घर में आमदनी का जरिया बने और हम लोगों के हालात भी अच्छे हो पाए। ये सुनकर अदिति की माँ थोड़ा उदास हो जाती है। बहुत अच्छी बात है बेटा कि तू घर परिवार के बारे में इतना सब कुछ सोच रही है, लेकिन तुझे पता है ना, तेरे बाबा चाहते थे कि तू पढ़ लिख कर नौकरी करे। माँ, समय एक सा तो नहीं रहता है ना। बाबा जिंदा होते तो ये ख्याल भी मेरे मन में नहीं आता। नंदिनी भी अदिति का साथ देती है और अदिति की माँ इस बात के लिए राजी हो जाती है। अदिति की माँ इधर उधर से पैसे करके अदिति के लिए एक छोटा सा डोसा कॉर्नर खुलवा देती है। स्कूल से घर आने के बाद अदिति अपने डोसा बनाने का सारा सामान लेकर अपने कॉर्नर पर पहुंच जाती और डोसा बनाकर बेचने लगी। दीदी, आप अकेले मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं और माँ भी तो आपके साथ काम कर सकते हैं। जानती हूँ नंदिनी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बाबा का सपना पूरा करो और मैं माँ से काम नहीं करवाना चाहती। उन्हें घर से बाहर जाकर काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और फिर वो घर का काम करते हुए अच्छी लगती है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई तकलीफ हो। अदिति के स्कूल में उसकी क्लासमेट को भी पता चल जाता है कि अदिति शाम के समय डोसा बेचने का काम करती है। अदिति, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है कि तुम एक समझदार लड़की भी हो जो अपने परिवार को संभालने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। देख लेना, एक दिन तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। 12वीं के बाद शायद तुम लोगों से ना मिल पाऊं। और मेरे मम्मी पापा तो मुझे आगे पढ़ने के लिए शायद दिल्ली भेज देंगे। मुझे तुम सब लोगों की बहुत याद आएगी। कोई बात नहीं दोस्तों, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा यहीं मिलूंगी। जब कभी तुम्हारा यहाँ आना हो तो मेरे पास जरूर आना। सब लोग गले मिलते हैं और उसके बाद अपने पेपर देने के बाद सब लोग अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। अदिति अपने आगे की पढ़ाई नहीं करती और वो सुबह से शाम तक डोसा बेचने का काम करती है। अदिति का डोसा धीरे धीरे सब जगह फेमस हो जाता है और उसके पास लोगों की काफी भीड़ लगने लगी। कभी कभी वो अपने काम में बड़ा उतार चढ़ाव देखती। 4 साल हो चुके थे। लोगों ने अलग अलग तरह के डोसे बनाने शुरू कर दिए थे और अदिति आज भी पारंपरिक तरीके से डोसा बनाती थी। कितनी गलत बात है, डोसा तो डोसा होता है। बचपन से डोसे में आलू प्याज पनीर ही देखते हुए आई हूँ और आजकल तो ना जाने लोगों ने डोसे का क्या बना दिया है। कभी उसमें पिज्जा का सॉस डाल देते हैं तो कभी चॉकलेट वाला डोसा। तो तुम भी वो सब बनाकर बेचो ना दीदी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तो बस प्लेन डोसा, आलू डोसा, प्याज डोसा और पनीर डोसा ही बनाती हूँ। ये चाउमीन डोसा, पिज्जा डोसा, चॉकलेट डोसा, ये हमारा कल्चर नहीं है। तूने बिल्कुल सही कहा बेटा। माना कि तेरे पास तेरे बंधे बंधाए कस्टमर हैं, लेकिन तू कभी भी भेड़ चाल का हिस्सा मत बनना। तुम्हारी पहचान इन्हीं चीजों से है और हमेशा इन्हीं चीजों को बनाना। अदिति बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाती थी, इसलिए उसके पास पूरा दिन लोगों की आवाजाही बनी रहती थी। एक दिन एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी अदिति के स्टॉल के पास आकर रुकती है। उसमें से एक रौबदार आदमी और एक औरत अदिति के पास आते हैं। तुम्हारा नाम अदिति है? जी, मेरा नाम ही अदिति है। मेरा नाम महेश्वर है। मेरी बेटी की शादी है और उसने खास तौर पर मुझे तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि वो चाहती है कि शादी के मेन्यू में तुम्हारे हाथों का डोसा हो। तुम शादी में डोसा बनाने का क्या चार्ज करती हो? ये सुनकर अदिति हैरान हो जाती है क्योंकि वो आज तक किसी भी शादी पार्टी में डोसा बनाने के लिए नहीं गई थी। ये उसका पहला मौका था जिसे वो खोना नहीं चाहती थी।
मन ही मन वो जल्दी जल्दी हिसाब किताब लगाती है। ये 2000 एडवांस लो और 3 शादी खत्म होने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। ये शादी का कार्ड है और इसमें एक पर्ची है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। समय से आ जाना। हाँ। उन लोगों के जाने के बाद अदिति बहुत खुश होती है। शाम को काम खत्म करने के बाद जब वो घर आती है तो नंदिनी और अपनी माँ को भी ये खुशखबरी देती है। माँ, मुझे पहली बार किसी शादी का ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं नंदिनी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ दीदी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसी बहाने मुझे भी अमीर लोगों की शादी देखने का मौका भी मिलेगा। अदिति नंदिनी शादी वाले दिन जाकर वहां पर डोसा लगाते हैं। जो भी नंदिनी के स्टॉल पर आकर डोसा खाता, वो दूसरी पारी डोसा लेने जरूर आ रहा था। तभी वहां एक बड़ा ही हैंडसम सा लड़का, जिसने महंगा कोट पैंट पहना हुआ था और हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था, अदिति के पास आता है। पहली बार तुम्हें साड़ी में देख रहा हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो और डोसे का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। तुम बिल्कुल नहीं बदली अदिति। अदिति ध्यान से उस लड़के को देखती है, लेकिन दाढ़ी और चश्मे में वो उसे पहचान ही नहीं पाती। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम भला कहाँ मुझे पहचानोगी। तुम ठहरी फेमस डोसे वाली। तुम्हारी तरक्की हुआ देख मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो तुम्हें पहली ही नजर में पहचान लिया था। अदिति बहुत ध्यान से देखती है। आदि को अपने सामने देखकर अदिति बहुत खुश होती है। नंदिनी भी आदित्य से मिलती है। आदि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। यहाँ अपने एक रिश्तेदार की शादी में आया हुआ था। दोनों दोस्त अपने अपने बारे में बताते हैं। जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि तुम मुझे पहचान लोगी, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, नंदिनी की पढ़ाई खत्म होने के बाद पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद मैं देखूंगी। माँ का भी तो ख्याल रखना है। आदि अदिति से अपने माता पिता को मिलवाता है। उसके मम्मी पापा को अदिति बहुत अच्छी लगती है। सुंदर, नरम लहजे में बात करने वाली तथा अपने काम के लिए फेमस होना। उसके माता पिता को ये सारी बातें अदिति में बहुत अच्छी लगती हैं। आदि जब बताता है कि वो अदिति को पसंद करता है, उसके घर वाले भी अदिति को अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। अदिति की माँ नंदिनी और आदि अदिति को बहुत समझाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि काम कभी नहीं रुकेगा। अदिति हाँ बोल देती है, लेकिन शर्त रखती है कि नंदिनी की ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो जाएगी, उसी के बाद ही वो आदि से शादी करेगी, जिसके लिए सब राजी हो जाते हैं। और नंदिनी की ग्रेजुएशन के बाद आदि और अदिति की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी अदिति डोसा बनाने का काम करती है, लेकिन अब उसके पास एक बड़ी सी दुकान थी और वो आज भी अपनी माँ और बहन का ख्याल रखती थी।